हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। भारत ने लगभग 10,000 टन यूरेनियम आयात करने का समझौता किया है। किस देश से आएगा? बहुत बड़ा समझौता है ये। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ईरान वाला मामला है, सब पर चर्चा करेंगे। हाँ, भारत का जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उस पर राष्ट्रपति सवार हुई हैं। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो रंग हैं जिस तरीके से, और रंग का जो उत्साह है उसी तरह से आपके जीवन में भी उत्साह बना रहे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। और आपको बताऊं कि होली है 4 मार्च को, तो उस दिन दिल्ली का करंट फोर्स नहीं आएगा। 5 को फिर से आएगा। और इवनिंग वाला जो वीडियो है ना, जो स्पेशल टॉपिक पे आता है, वो जारी रहेगा। तो शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आयात का या यूरेनियम के आयात का समझौता किया है? आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहे। और कार्नी का प्रधानमंत्री के तौर पर ये भारत में पहला आधिकारिक यात्रा थी उनकी। और देखिए 2023 में जो भारत कनाडा के बीच में रिश्ते में तनाव हुआ था, उसके बाद अब संबंध बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो चुके हैं लगभग लगभग कह लीजिए। तो बहुआयामी साझेदारी को पुनर्जीवित करने का एक तरह से काम किया गया है। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इंडिया एंड कनाडा इन 10 ईयर एग्रीमेंट ऑन यूरेनियम सप्लाई। अब इस यूरेनियम का होगा क्या? ये यूरेनियम हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। तो ये एग्रीमेंट किया गया और समझौता हुआ है न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और मार्क कार्नी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं। और ये एग्रीमेंट हुआ है विदेश मंत्रियों के बीच में, साइन किया गया। ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये है क्या। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो 2 मार्च को ये एग्रीमेंट किया गया है भारत की जो परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए, और परमाणु ऊर्जा जो रिएक्टर है उसके लिए 1.9 अरब डॉलर का है ये। कितना? 1.9 अरब यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, कैनेडियन डॉलर नहीं। कैनेडियन डॉलर में 2 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर का हो जाता है। ठीक है। तो ये भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको बढ़ाने में वो मदद करेगा, क्योंकि भारत सरकार ने अभी शांति नाम का एक विधेयक भी पेश किया था और वो पारित हो गया है। उसमें यह कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल गई है, और अडानी जो है ना वो अ, ये न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ज्वाइन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब ढेर सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पावर प्लांट बनेंगे, ऐसे में भारत को ज़्यादा यूरेनियम की ज़रूरत है। और कनाडा जो है ना वो दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। कनाडा की एक कंपनी है कैम्को। ठीक है, क्या नाम है? कैम्को। ये दुनिया भर में यूरेनियम की सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस समझौते के तहत यह है कि ये कंपनी भारत को 2027 से लेकर 2035 तक लगभग लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति करेगा 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर में। और ये समझौता देखिए, कनाडा के साथ ना इससे पहले भी यूरेनियम सप्लाई का समझौता था। 2015 से 2020 तक वो समझौता था। और उसमें क्या है, 2,700 टन यूरेनियम की आपूर्ति का समझौता हुआ था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि भारत और कनाडा के बीच में तनाव हो गया था। ये जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो तनाव हुआ उसके बाद फिर वादा पूरा नहीं किया कनाडा ने। ओके। और जो यूरेनियम की सप्लाई थी वो एक तरह से रुक गई थी, और फिर एग्रीमेंट भी रिन्यूअल नहीं हुआ। तो भारत की जो परमाणु ऊर्जा ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और बढ़ती जा रही है। ओके। भारत की जो कुल बिजली उत्पादन है उसका लगभग 3 से 4% परमाणु ऊर्जा से आता है बिजली उत्पादन। और भारत का ये लक्ष्य है कि 2030 के बाद परमाणु क्षमताओं को बहुत तेजी से बढ़ाना। भारत के पास जो यूरेनियम के जो भंडार हैं अपने भी हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, बहुत सीमित है। भारत अपने जो यूरेनियम है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहाँ से आयात करता है? कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यहाँ से यूरेनियम आयात करता है भारत।
अब कनाडा से जुड़ने के बाद रणनीतिक निर्भरता जो है ना वो कम हो जाएगी। मतलब हम एक तरफ से रूस पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, उधर कजाकिस्तान की ओर थे, तो उससे और अमेरिका का दबाव अलग पर चल रहा है कि रूस से आप व्यापार कम करो, बिजनेस कम करो। ऐसे में अब क्या है, कनाडा आ गया है, तो एक तरह से हमारा जो जियो पॉलिटिक्स जोखिम है ना वो अब संतुलित होगा। एक और बात है, अब आप कहेंगे कि भारत में भी तो यूरेनियम है, तो उसका क्या हुआ? देखिए, भारत के पास जो यूरेनियम है वो बहुत लिमिटेड है और लो ग्रेड का है, बहुत ही लो ग्रेड का। अनुमानित जो संसाधन है लगभग 7 से 8 लाख टन है। और यूरेनियम का उत्पादन लगभग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि झारखंड में जादूगोड़ा क्षेत्र है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय में। लेकिन समस्या है कि भारत का जो अधिकांश यूरेनियम है वो बहुत ही लो ग्रेड का है, कम ग्रेड का है, और उसका खुदाई करना महंगा है, और इसके अलावा उसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कठिन है। इसके बावजूद भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50 से 60% घरेलू स्तर पर ही पूरा करता है, यूरेनियम का उत्पादन करता है। उससे बिजली बनाने का काम होता है पावर प्लांट में, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें। ओके, अब अगर हम देखें कि भारत की जो परमाणु बिजली क्षमता है वो कितनी है, कुल स्थापित क्षमता है अभी 7,000 मेगावाट, और लक्ष्य है 2032 तक कि 22,000 मेगावाट हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर खतरे भी हैं, दुर्घटना के खतरे हैं। इन सब के बावजूद भारत ने ये तय किया हुआ है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब कि शून्य उत्सर्जन होगा। शून्य शुद्ध उत्सर्जन मतलब जितना हम अपने पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पेड़ पौधों में, हमारी इकोलॉजी में जो प्रदूषण को सोखने की क्षमता है, हम उतना ही पॉल्यूशन करेंगे, उतना ही कार्बन एमिशन करेंगे 2070 तक। ये प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज़्यादा बढ़ें, जैसे सोलर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन सब में फॉसिल फ्यूल से हम थोड़ी दूर हटें। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया हुआ है कि हम धीरे धीरे बहुत, मतलब इसको न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर कहेंगे, यूरेनियम, जो कच्चा यूरेनियम होता है वो इस तरीके से होता है, पत्थरनुमा। अब इसमें से इनरीच करना, इसमें से यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम को प्राप्त करना, उसके लिए बहुत हेवी प्रोसेस होता है, और फिर उसकी रॉड, छोटी छोटी रॉड बनाई जाती हैं पूरा इनरीच करने के बाद, और तब उसको फ्यूल के रूप में पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल भारत में 3 स्टेज का जो है ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और उनमें से देख लीजिए ये सब इस तरह के हैं। पहला है प्राकृतिक यूरेनियम आधारित जो है रिएक्टर है, दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम आधारित, तीसरा है थोरियम आधारित रिएक्टर। भारत में बहुत विशाल मात्रा में थोरियम भंडार है, लेकिन भारत ना वर्तमान में अभी भी पहले चरण पर ही काफ़ी निर्भर है। इसलिए भारत को यूरेनियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट नए लगने वाले हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने जाना। क्वेश्चन तो एक दिया मैंने, लेकिन इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जो डेटा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने जानी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे ऑल वाला बटन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको सारे मिलेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सिंपल सा प्रश्न लेते हैं कि कर्नाटक के प्राइम मिनिस्टर जो ना वो भारत आए 4 दिन दिवसीय यात्रा पर फरवरी में, तो उनका नाम क्या है? मैंने पहले बताया आपको, मार्क कार्नी नाम है। और इस जो यात्रा है उसका मकसद यही था कि भारत और कनाडा के बीच में व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब क्षेत्रों में साझेदारी को और बेहतर किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों नेताओं ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने, 2030 तक भारत कनाडा का जो व्यापार है वो $50 अरब, ठीक है, $50 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए CEPA पर काम चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट का एक रूप है, उस पर काम चल रहा है। और कुछ वक्त लगेगा, इसमें कुछ महीने लगेंगे, उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट कनाडा से बेहतर हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक तकनीकी साझेदारी पर बातचीत हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स पर बात हुई है, क्लीन एनर्जी, जो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है उसको लेकर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये सब बातचीत की गई है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कनाडा सहमत हुआ है कि वो आईएसए का मेंबर बनेगा, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, भारत में। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? जम्मू कश्मीर ने जीत लिया। जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार यह खिताब जो है ना वो जीता है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। कर्नाटक को हराकर इस टीम ने यह खिताब जीत ली है। जम्मू कश्मीर टीम के कप्तान हैं पारस डोगरा, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला शुभम पुंदीर को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है अकिब नबी डार को। रणजी ट्रॉफी क्या है? ये भारत में खेली जाने वाली घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है और ये हर साल आयोजित किया जाता है। बीसीसीआई इसको आयोजित करता है। पहली बार रणजी ट्रॉफी 1934-35 में हुई थी। मतलब बहुत पुराना है ये ट्रॉफी जो है ना वो अंग्रेजों के समय से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर का नाम बताइए जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका ने मिसाइल अटैक से की है। आंसर क्या होगा इसका? सैयद अली खामनेई, सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता वो थे ईरान के। तो आपको पता है मैंने स्पेशल वीडियोस में आपको बताया है बात काफ़ी विस्तार में, और कल भी जो है ना वो डिटेल दिया था। अभी लगातार वो सीरीज चलेगा इवनिंग वाला, रात को 9-10 बजे हम लाइव आते हैं। बहुत डिटेल में अगर जानना चाहते हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर चले जाइए या फिर शार्प लर्निंग पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ भी स्पेशल टॉपिक वाला जो फोल्डर होगा उसमें अवेलेबल है। तो आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका ने 2 मार्च को ईरान पर हमला किया था, और पहला जो हमला था ना वो ये खामनेई का जो दफ्तर है, ऑफिस है तेहरान में, ईरान की राजधानी में, वहीं पर हुआ। ये जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर, उस पर एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया गया था। इसमें खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती, इनकी पत्नी, इन सब, और साथ में 40 कमांडर्स वो मारे गए। और उसके बाद फिर 40 दिनों की राजकीय शोक घोषित किया। लेकिन इसके बाद ईरान ने जो तहलका मचाया है पूरे मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, या कहें पश्चिम एशिया में, वो तबाही वाली स्थिति है। अभी अगर मैप में देखेंगे, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, यानी मिडिल ईस्ट की ओर। ये ईरान है और इधर ये रहा इजराइल, ठीक है, इजराइल, ये ईरान। और ये मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में या वेस्ट एशिया कहिए, वहाँ पर अलग अलग देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ईरान ने उन बेसिस पर बहुत ज़बरदस्त हमले किए हैं, और अमेरिका की हबी सिट्टी पिट्टी से गुम हो गई है। हालात खराब है। कुवैत में तो 3 एयरक्राफ्ट F-15 वो गिर गए, 4 सैनिकों की मौत हो गई है अमेरिका के। ईरान में तो बर्बादी हो रही है, वहाँ 600-700 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब खामनेई की मौत के बाद इन सब ने बिल्कुल अपने मतलब कफन सा बांध लिया है अपने सिर पर, यहाँ के लोगों ने। अमेरिका ने ये सोचा था और इजराइल ने सोचा था कि हम खामनेई को मार डालेंगे तो टॉप लीडरशिप एक तरह से ख़त्म हो गई, उसके बाद हम कब्जा कर लेंगे, और कब्जा कर लेंगे वहाँ के लोग जो है ना विद्रोह कर देंगे। मतलब उसने सोचा कि स्थिति वेनेजुएला जैसी हो जाएगी, जो वेनेजुएला में जाकर मादुरो को उठा लिया, जेल में रख लिया, उसके बाद उस जगह पर, उस देश में, वहाँ जो सत्ता है उस पर एक तरह से ट्रंप का कब्जा है। ट्रंप के कहने पर ही यस नो सब कुछ होता है। लेकिन ईरान अलग देश है। ईरान में क्या है, पिछले साल जो वॉर हुआ था 12 डे वॉर, उससे बहुत कुछ सबक लिया उसने। ईरान ने ये तय कर लिया है कि हम मरेंगे। तो हर अलग अलग, मतलब बहुत बड़ा सा देश है ना, अलग अलग जगह पर कमांड सेंटर्स हैं, उन सब में भी 4 लोगों का लेयर बना हुआ है कि ये मरेगा तो ये आएंगे, ये कमांड संभालेगा, ये मरेगा तो ये कमांड संभालेगा, ये मरेगा तो ये कमांड संभालेगा। तो पूरी व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई है कि मरने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ 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 मतलब तमाम देशों में, करीब 9 देशों में ईरान ने हमले किए हैं, और ये सब देश अब परेशान हो गए। और उसकी वजह से क्या हुआ है,
ये हार्मोज स्ट्रेट है, इधर गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, ये यहाँ से तेल का व्यापार अब रुक गया है, बंद हो गया है। ठीक है, इधर से रेड सी जो है ना, यहाँ पर ये ईरान के समर्थन में यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो यहाँ हमला कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा व्यापार, पूरा सब कुछ ठप हो गया है। यहाँ तक कि जो खबरें आई कि अमेजन का जो डेटा सेंटर था बहुत बड़ा इस क्षेत्र में, उसको उड़ा दिया गया। तो ये सारे देश परेशान हैं इस वक्त जब ये युद्ध हुआ है। और अमेरिका में जब सवाल उठने शुरू हुए हैं कि वहाँ के नियम के अनुसार एक मतलब आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया ईरान पर, और वहाँ की कांग्रेस से यानी वहाँ की संसद से परमिशन भी नहीं ली गई है। अब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, और चूंकि ट्रंप ने ये सोचा कि हमने मार दिया और युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये युद्ध अब ट्रंप कह रहे हैं कि कई हफ्तों चल सकता है और उससे ज़्यादा भी चल सकता है। अब वहाँ के ट्रंप प्रशासन में ही मतभेद से देखने को मिल रहे हैं। अभी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनका ये बयान आया कि इजराइल के कहने पर हमने वहाँ पर हमला किया था, और हमारा जो अनुमान था वो एक तरह से गलत साबित हुआ है। मतलब कि अब इस क्षेत्र से क्या करें, यहाँ फिफ्थ फ्लीट है इस जगह पर, ये जो बहरीन है वहाँ दे मतलब बहुत ड्रोन मारे जा रहा है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में हमला हुआ, कहाँ से, ईरान से ड्रोन और मिसाइल्स गए हैं। ये साइप्रस है, यहाँ पर ब्रिटेन का बेस है, एयरबेस है, यहाँ से इसने हमला कर दिया, क्योंकि उस एयरबेस का इस्तेमाल खुफिया जानकारी के लिए ये करता था, इजराइल करता था। तो ये स्थिति है। लेकिन इस बीच में एक खास चीज हुआ है कि ब्रिटेन ने अब मतलब पहले ये खबरें आ रही थी कि ब्रिटेन जो है ना इस युद्ध में शामिल हो रहा है क्योंकि उसके एयरबेस पर हमला हो गया, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने संसद में अपने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हैं। फ्रांस ने भी कह दिया कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हैं, और यूरोपीय देशों का यही हाल है। मतलब ये हुआ इस युद्ध के चक्र में इजराइल और अमेरिका फंस गया है। यहाँ पर फिलहाल की परिस्थिति ये देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये टॉपिक और ये करंट अफेयर्स डेली का अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर इसका PDF अवेलेबल है आज का, और वैसे मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है PDF का। ओके, और अभी जो करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक मेंबरशिप और ISPCS जो करंट अफेयर्स का मेंबरशिप है, बैच है ये, उस पर होली ऑफर है, बहुत ही प्राइसेस कम है, 70% तक डाउन हो चुके हैं। तो होली का इस त्यौहार पर ये लाभ उठा सकते हैं आप। इसके ज़रिए आप पिछले 2 साल का कंटेंट मिल जाएगा आपको करंट अफेयर्स का, अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे PDF, टेस्ट, वीडियो, PDF भी कई तरीके के होते हैं, वीडियो के लिंक भी होते हैं, ताकि चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑफर समाप्त होने वाला है, जल्दी करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ना, वो है 1 मार्च को। ठीक है, और ये जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित है, 2022 में इस दिवस को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण से जुड़े जोखिम का मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है ये दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा श्रेणी में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? आंसर होगा मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसे। ठीक है, कर्नाटक में ये एयरपोर्ट है, और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। ये अवार्ड जो ना दुनिया भर में काफ़ी प्रतिष्ठित है, और इसको अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य में 10 पंचायतों में पायलट नारी अदालतें शुरू हुई हैं? आंसर होगा त्रिपुरा। वहाँ के जो कई जिले हैं ना, 8 डिस्ट्रिक्ट है, उन सब में ये शुरू कर दिया गया है। ठीक है, त्रिपुरा कहाँ पर है? त्रिपुरा जो ना वो यहाँ मैप में आप देख रहे हैं, जो कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। ठीक है, तो भारत सरकार की एक नारी अदालत कार्यक्रम है भारत सरकार का, तो उसी के तहत
इसका विस्तार किया गया है, नारी अदालत योजना, और 10 ग्राम पंचायतों में इसको शुरू किया गया है। और ये मिशन शक्ति के जो संबल उप योजना है, याद रखिएगा, मिशन शक्ति की संबल उप योजना के तहत नारी अदालतें ग्राम पंचायतों में लगाई जाती हैं। उद्देश्य ये है कि महिलाओं के जो सामाजिक मुद्दे हैं उसका समाधान हो सके, शिकायतों का समय पर उसका निराकरण हो सके। ओके, और इसकी पहल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। तो अभी कई सारे राज्यों में देखेंगे कि ये जो अदालतें हैं वो स्थापित की जाएंगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में ये पहला है और कई राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट की कोशिश हो रही है, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो बनाए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। यहाँ के गवर्नर है नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, मुख्यमंत्री है मणिक साहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। आंसर का प्रचंड प्रचंड है ये। तो देखिए 27 फरवरी को जैसलमेर में वहाँ पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर इसमें उड़ान भरी उन्होंने, और ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ प्रचंड का। प्रचंड पर सवार होने से पहले की तस्वीर ये रही। ओके, तो ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भारत का पहला है ये स्वदेशी। लाइट कॉम्बैक्ट मतलब युद्ध में इस्तेमाल होने वाला हेलीकॉप्टर। उनके साथ कैप्टन NS बहुआ वो भी मौजूद थे और को पायलट के तौर पर इन्होंने उड़ान भरी, वो बैठी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहीं पर ये आयोजन किया गया था। और कोई किसी भी स्वदेशी जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसमें उड़ान भरने वाली ये पहली भारतीय मतलब राष्ट्रपति हैं, पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो क्या है ना, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पर एयरफोर्स का एक बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, वायु शक्ति 2026। तो वहीं पर इन्होंने उड़ान भरी है। ठीक है, तो ये युद्ध में काम आता है। ये जो हेलीकॉप्टर है 550 किलोमीटर की रेंज है, अधिकतम 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भरता है और हमला कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। शराब नीति से जुड़े CBI केस में अदालत ने किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को आरोप मुक्त कर दिया? आंसर क्या होगा? दिल्ली। और यह खबर देखिए, बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अदालत ने कहा है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ और अन्य जो तमाम लोग थे उन सब के खिलाफ। तो ये अदालत ने ही कहा है, और कहा है कि कुछ भी नहीं है, ये घोटाला हुआ क्या? घोटाला तो हुआ ही नहीं था। और देखिए आप कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको कितने दिन जेल में रहना पड़ा था। ये मामला फिर ईडी ने भी अपने ले लिया था, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। 117 दिन जेल में उनको ठूंस के रखा गया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया। सांसद संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा गया। और ये सब पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी है, जो किसने किया, जो सरकार में कौन है आप जानते हैं। तो पूरा पॉलिटिकल मतलब सरकार गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, CBI का इस्तेमाल किया गया। ये सब उदाहरण है कि कोर्ट कह रही है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, मतलब एक नीति लाई गई। अदालत में CBI ने कहा कि साहब पहले 5% का मुनाफा मिलता था शराब के कारोबारियों को, उसका 12% कर दिया गया उसको बढ़ाकर। तो अदालत ने कहा कि भाई पहले शराब की बिक्री पर न्यूनतम 5% का मुनाफा था, अधिकतम वो कितना भी ले सकते थे और लेते थे। उसके बाद में कैप लगाया कि 12% मुनाफा तक ही ले सकते हैं। तो ये कैप लगाया गया, इसको आप उल्टा कैसे कहेंगे? और प्रोसीजर जो किया गया वो सब कुछ एक नीति है ना। अब सरकार कोई नीति बनाती है, वो घोटाला मान लिया जाए। तो ये पूरी की पूरी स्थिति हुई है। हालांकि CBI जो है हाई कोर्ट पहुंची है, जो CBI अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके जो फैसले हुए हैं उसके खिलाफ। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से मतलब
अब ये सब जो जो चीजें होती है ना, जो जो अदालतों के फैसले आते हैं, तो कई बार जब आप अदालत से भी निराश होने लगते हैं, तब ऐसे फैसले आपको एक उम्मीद जताते हैं कि अदालत और न्याय अभी भी कुछ हद तक मौजूद है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसमें हम बरी नहीं कहेंगे शब्द कि बरी कर दिया गया, बल्कि आरोप मुक्त ही कर दिया गया। मतलब कि कुछ था ही नहीं, बेसलेस मामले में जेल में रहे, बेसलेस मामले की वजह से भारत में इनकी छवि खराब हुई, जेल गए और सरकार भी चली गई। उन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से माना गया और बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 27 फरवरी 2026 को किस क्रांतिकारी का 95th शहीद दिवस मनाया गया? आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो निडर क्रांतिकारी थे और उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ में जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। और 1931 में 1931 में उन्होंने अंतिम क्षण तक इस वचन को निभाया था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और होली ऑफर बस 1-2 दिन और है, आप लाभ उठा सकते हैं, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि कम कर दीजिए। तो ये ओके, और मिलते हैं अब होली के बाद डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में, और स्पेशल वीडियो इवनिंग को यानी रात को 9 बजे के आसपास जरूर देखिएगा। ओके, विराम लेते हैं इस वीडियो से, बाय।